इस्लाम नगर में जमील नाम का एक आदमी रहता था। वो बड़ा मेहनती था। उसका एक बेटा जिसका नाम कलीम था। कलीम भी अपने अबा की तरह खूब मेहनती था। जब कलीम छोटा था तभी उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। जमील ने फैसला किया कि वो दूसरी शादी नहीं करेगा और खुद ही कलीम की परवरिश करेगा। दोनों बाप बेटा राजा नवाब आजम के यहाँ नौकरी करते थे। नवाब उन्हें रोजाना उनके काम के बदले सिर्फ 2 किलो अनाज देता था। इतने अनाज में बड़ी मुश्किल से दोनों बाप बेटे का गुजारा होता था, इसलिए वो दोनों हमेशा भूखे ही रहते थे। एक दिन कलीम अपने अब्बा से कहता है, अब्बा जी, हमें राजा की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। हमें कुछ और काम करना चाहिए या फिर किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करनी चाहिए। राजा हमें इतना कम अनाज देता है कि हमारा पेट भी सहाय से नहीं भरता है और हम हमेशा भूखे ही रहते हैं। भूखे रहने की वजह से हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं। अगर हम खाएंगे नहीं तो हम काम कैसे करेंगे? बेटा, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। भूखा रहने की वजह से मुझे भी बहुत कमजोरी हो गई है। हमेशा चुक्र से आते रहते हैं, कभी कभी तो मेरी आंखों से देखना भी बंद हो जाता है। लेकिन बेटा, हम राजा की नौकरी नहीं छोड़ सकते। अगर हम राजा की नौकरी छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करेंगे तो राजा हमें तलाश करवाकर हम दोनों को बहुत सजा देगा। इसलिए हमारी भलाई उसी में है कि हम चुपचाप राजा की नौकरी करते रहें। अब तो ऐसा कर जाकर जंगल से थोड़ी लकड़ी ले आ, मैं खाना पका दूंगा। अपने अब्बा के कहने पर जंगल से लकड़ियां लेने चला जाता है। तभी कलीम के घर एक बढ़िया आती है। वो जमील से कहती है, जमील, तूने जिंदगी भर मुसीबत काटी है, अब और अपनी जिंदगी मुसीबत में मत काट। कभी भी तो चीन से बैठकर 2 रोटी नहीं खा पाया। तेरा बेटा कब का जवान हो गया है, तो उसकी शादी क्यों नहीं करवा देता? घर में बहू आ जाएगी तो कम से कम तुम लोगों को खाना तो बनाना नहीं पड़ेगा। तुम थुक्के हारे मजदूरी करके आते हो और फिर खाना बनाते हो। अगर बहू आ जाएगी तो तुम्हें बहुत से कामों से राहत मिल जाएगी। अम्मा, कलीम की शादी हुए 1 साल गुजर चुका है। क्या कहा तूने? कलीम की शादी को 1 साल हो चुका है, लेकिन तूने कभी किसी को बताया क्यों नहीं? आखिर क्या वजह है उसकी? जरा मुझे भी तो पता चले। अम्मा, वजह तो कुछ नहीं। कलीम की बेवी अपनी माँ के घर है। माँ के घर क्यों है? तूने उसे वहां क्यों छोड़ रखा है? बेटे की शादी क्या बहू को मेके में छोड़ने के लिए की जाती है? तो अपने बेटे से कहता क्यों नहीं कि वो अपनी बीवी को मेके से लेकर आए। तो आज ही कलीम को भेज दे बहू को लेकर आने के लिए। कैसे भेज दूं अम्मा? हमारे घर में तो एक चारपाई तक नहीं है जिस पर वो बेचारी आकर बैठ सके, और न ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम चारपाई खरीद कर ला सके। और फिर कलीम के पास ऐसे कपड़े भी तो नहीं हैं जिन्हें पहनकर वो अपने ससुराल जा सके। इसके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं, इनमें भी बसियों पैबंद लगे हुए हैं। पैबंद लगे हुए कपड़े पहनकर जाता हुआ अब वो भला कैसे अच्छा लगेगा? अरे वाह रजमील, मैं तो तुझे बड़ा अक्लमंद समझती थी, लेकिन तो मूर्खों से भी बड़ा मूर्ख है। बस इतनी सी बात के ऊपर तूने कलीम की बीवी को इसकी माँ के घर छोड़ रखा है। मैं तो सोच रही थी कोई बड़ा बिखेरा है। ये भी भला कोई बात हुई चारपाई और कपड़ों की वजह से तू बहू नहीं लेकर आ रहा? चल, मैं दूंगी तुझे चारपाई, बहू को बैठने के लिए, और कलीम के लिए नए कपड़े भी लाऊंगी। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली जाती है। इसके बाद जमील सोचने लगता है, अम्मा सही कहती है, मुझे कलीम की बीवी को बुला लेना चाहिए। अगर बहू आ जाएगी तो घर के कामों से हमें राहत मिल जाएगी। मैं कल ही कलीम को भेज दूंगा बहू को लाने के लिए। जमील बूढ़िया के घर आता है और बूढ़िया से कलीम के लिए कपड़े और चारपाई ले आता है। कलीम जब घर आता है और चारपाई देख अपने अब्बा से कहता है, अबू जी, आप ये चारपाई कहाँ से लाए हो? मुझे ये चारपाई बल्किस चाची ने दी है और उन्होंने तुझे नए कपड़े भी दिए हैं। लेकिन अबाजी, बल्किस चाची ने तुम्हें ये चारपाई और नए कपड़े क्यों दिए हैं? बेटा, बल्किस चाची ने चारपाई तेरी बीवी के लिए दी है और ये नए कपड़े तेरे लिए। मैं कहता हूं कल तो उन कपड़ों को पहनकर अपने ससुराल चला जा और अपनी बीवी को ले आओ। लेकिन अबाजी, हम अपना पेट ही बड़ी मुश्किल से भर पा रहे, ऐसे में हम
उसको क्या खिलाएंगे वो हमारे घर का हाल देखेगी तो क्या सोचेगी। सब जानता हूं मैं बेटा, लेकिन बहू को जिंदगी भर के लिए मायके में भी तो नहीं छोड़ा जा सकता है। कभी ना कभी तो उसे लाना ही होगा। इसलिए एक काम कर, तो कल ही जाकर उसे ले आई। ठीक है अब्बाजी, जैसे तुम्हारी मर्जी में कल ही आपकी बहू को ले आऊंगा। अगले ही दिन कलीम बोढ़िया के दिए हुए कपड़े पहनकर अपनी बीवी को लेने अपने ससुराल चला जाता है। ससुराल में कलीम की खूब मेहमान नवाजी होती है। कलीम एक हफ्ते तक ससुराल में रहता है। इसके बाद वह अपनी बीवी आशु को लेकर अपने घर चल देता है। लेकिन रास्ते में कलीम सोचने लगता है, अभी तो हमारे घर में बहुत गंदगी हो रखी है। आशो देखेगी तो क्या कहेगी। एक काम करता हूँ, आशो को बल्किस चाची के घर छोड़ आता हूँ, उसके बाद मैं अपने घर की सफाई कर लूंगा। कलीम अपनी बीवी को बोढ़िया के घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। जब जमील ने कलीम को अकेले आता देखा तो वो कलीम से बोला, बेटा तो अकेला ही आ रहा है, तेरी बीवी कहाँ है? तो उसे क्यों नहीं लाया? अब्बा जी, मैं आशु को ले आया हूँ, लेकिन मैं उसे बल्किस चाची के घर छोड़ आया हूँ, क्योंकि हमारे घर में बहुत गंदगी हो रही है। सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है। आशु ये सब देखेगी तो शायद उसे अच्छा ना लगे। जब मैं घर की साफ सफाई कर लूंगा तो आशु को अपने घर ले आऊंगा। बेटा, साफ सफाई तो बाद में होती रहेगी। पहले तो राजा के पास चल, वो तुझे 3 दिन से रोज बुला रहे हैं। मैं उनसे रोज कोई ना कोई बहाना लगा देता हूं। तुझे अपने ससुराल में इतने दिन नहीं रुकना चाहिए था। पता नहीं महाराज तेरे से क्या कहेंगे। कलीम बगैर सफाई किए अपने अबा के साथ राजा नवाब आजम के महल की तरफ चल पड़ता है। उधर बोढ़िया ने आशु की खूब खातिरदारी की और फिर बोली, बेटी, तुम बहुत समझदार हो। खुदा हमेशा तुम्हें खुश रखे। आओ, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊं। बुढ़िया की बात सुनकर आशु को बड़ी हैरत हुई। वो सोचने लगी, क्या ये घर उसका नहीं है? उसने हचकचाते हुए पूछा, माँ जी, ये कलीम का घर नहीं है तो फिर कलीम का घर कौन सा है? कलीम राजा के यहाँ काम करने गया है, इसलिए तुझे मेरे घर छोड़ गया था। तो अब भी नई नवीली दुल्हन हो, घर में अकेले कैसे रहती? अब तो भी आने ही वाला होगा। चल, इसके आने से पहले मैं तुझे तेरे घर छोड़ आती हूँ। बुढ़िया आशु को इसके घर छोड़ आई। आशु को कलीम का घर देखकर बहुत हैरत हुई। पूरा घर गंदा हुआ पड़ा था। देखने में ऐसे मालूम होता था जैसे सालों से घर में सफाई नहीं की गई। सारा सामान उधराधर बिखरा हुआ था। एक कोने में 2-3 जोड़ी कपड़े रखे हुए थे, जिन पर जगह जगह पौंद लगे हुए थे और उन कपड़ों पर धूल जमी हुई थी। घर की यह हालत देखकर आशु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचने लगती है, हे खुदाया, मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी सजा मुझे मिली है? इस घर में तो कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आशु बहुत समझदार और होशियार थी। उसने सोचा, चाहे ये मेरे नसीब का एक हिस्सा है, अब मुझे कैसे भी करके इस मुश्किल से गुजरना होगा और अपने शौहर की जिंदगी को बेहतर बनाना होगा। वो हिम्मत करके उठी और घर की साफ सफाई में लग गई। इसने पूरा घर साफ कर दिया और उधर उधर बिखरा हुआ सामान सही तरीके से लगा दिया। उसके बाद वो आराम करने लगी और कलीम के आने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते रात होने वाली थी, लेकिन कलीम और उसका बाप अभी तक घर नहीं आए थे। आशु बहुत बेचैन होने लगी। इतना बड़ा घर और उस घर में वो अकेली। इसका दिल घबराने लगा कि कहीं कोई चोर ना आ जाए। इसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। इतने में ही कलीम और उसका बाप आ जाते हैं। घर आकर उन्होंने देखा कि उनके घर का नक्शा ही बदल गया था। जो घर हमेशा कोड़े का ढेर बना रहता था, आज वो हीरे की तरह चमक रहा था। ये देखकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश हुए। फिर कलीम ने 2 किलो अनाज जो उन्हें राजा देता था अपनी बीवी को दे दिया और फिर बोला, लो उसे जल्दी से बना लो, बहुत जोर से भूख लगी है। आशु को 3 लोगों के लिए इतना कम अनाज देखकर बहुत हैरत हुई
वो कलीम से पूछने लगी, ये इनाज तो 3 लोगों के लिए बहुत कम है। तुम्हें इनाज थोड़ा ज्यादा लाना चाहिए था। आसो, राजा मुझे और अबाजी को एक दिन काम करवाने के बदले सिर्फ 2 किलो ही अनाज देता है। अब तुम ही बताओ, मैं ज्यादा अनाज कहाँ से ले आता। आप लोग राजा के यहाँ पूरा दिन मेहनत करते हो और राजा तुम्हें 2 किलो इनाज देकर बहका देता है। राजा आप लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहा है। बेटी, अब हम कर भी क्या सकते हैं? राजा की बात टालने की हिम्मत किसमें है? कल से आप 2 किलो इनाज मत लाना। कल आप राजा से कहना, महराज हमारा इतने से इनाज में पेट नहीं भरता है, हम भूखे रह जाते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमारा इनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर दो। और सुने, राजा से ये बात कहते हुए आप बिल्कुल भी डरना मत। अगर राजा आपको 5 किलो इनाज देने के लिए राजी हो जाए तो ठीक है, वरना आप इसे काम के लिए मना कर देना। अगर राजा को आपके काम की जरूरत होगी तो वो आप लोगों से काम करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। आसो, अभी तुम राजा को जानती नहीं हो। जो तुम ये बात कर रही हो, अगर हमने राजा से कह दिया ना तो हमारी जबान कटवा देंगे। ऐसे कैसे राजा तुम्हारी जबान कटवा देंगे? तुमने किसी को लूटा तो नहीं है, तुमने चोरी तो नहीं की है, और न ही तुम झूठ बोल रहे हो। फिर तुम्हें किस बात का डर है? आप अपना हक मांग रहे हो, और जो हक नहीं मांग सकता वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहती हूँ, तुम एक बार राजा से अनाज बढ़ाने के लिए बात जरूर करना। बेटा तो इतना कह रही है तो मैं कल राजा से अनाज बढ़ाने के बारे में जरूर बात करूंगा। अब तुम इस अनाज को बना लो। अगले दिन कलीम और उसका अबा राजा के पास गए और फिर राजा से बोले, आप हमें पूरे दिन की मेहनत के बाद सिर्फ 2 किलो अनाज ही देते हैं। इतने अनाज में हमारा गुजारा नहीं हो पाता और हमें ज्यादातर भूखा ही रहना पड़ता है। इसीलिए महाराज जी, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जमील, तुम्हें ये बात पहले ही बतानी चाहिए थी। भूखा रहना अच्छी बात नहीं, क्योंकि खाली पेट तुम काम कैसे कर सकोगे। इसीलिए आज से मैं तुम्हारा इनाज बढ़ाकर 6 किलो कर रहा राजा हूँ। वजीर से मुखातब होकर कहता है, वजीर, आज से जमील को रोजाना 2 किलो की जगह 6 किलो अनाज दिया जाएगा और बाकी तमाम मजदूरों का भी अनाज बढ़ा दिया जाएगा। राजा का फैसला सुनकर दोनों बाप बेटा 6 किलो अनाज लेकर खुशी खुशी अपने घर चले गए। जब आशु ने इतना बड़ा थैला देखा तो वो समझ गई कि राजा ने उनकी बात मान ली है। फिर उसने उन दोनों से पूछा, इस थैली को देखकर मालूम होता है कि राजा ने तुम्हें 5 किलो अनाज दे दिया है। उन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? बेटी, राजा ने कुछ नहीं कहा। हमने महाराज से अपनी मजदूरी का 5 किलो अनाज मांगा, लेकिन महाराज ने हमें 6 किलो अनाज दे दिया। आज से हमें रोजाना हमारी मेहनत का 6 किलो अनाज मिलेगा। हम महाराज से बुलावजा डरते रहे, लेकिन महाराज बहुत ही रहमदल निकले। उन्होंने हमारे साथ साथ सभी मजदूरों के अनाज में बढ़ोतरी कर दी है। सब घर वाले बहुत खुश थे। सबने आशु को बहुत दुआएं दी। आशु बहुत होशियार थी। राजा के दिए गए अनाज से वो आधा अनाज बचा लेती थी और आधे को पुका लेती। 2 महीने तक उसने यही काम किया। फिर एक दिन उसने अपने सिसर से कहा, आज आप राजा से कहना कि मैंने अपनी बेटी की शादी कर ली है। अब हम 3 अफराद हो गए हैं। आप जो इनाज हमें देते हो, इससे हमारा गुजारा नहीं होता है। महाराज, अगर आप हमारा इनाज थोड़ा और बढ़ा दो तो बड़ा अच्छा होगा। ठीक है बेटी, हम महाराज से ऐसा ही कहेंगे। अगले दिन कलीम और उसका अबा राजा के पास गए और फिर राजा से बोले, महाराज जी, मैंने अपने बेटे कलीम की शादी कर दी है। अब हमारे घर में हम 3 अफराद हो गए हैं। अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाता। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जमील, जो कलीम की शादी कर दी। मंत्री से कहकर आज ही मैं तुम्हारा अनाज 10 किलो करवा दूंगा। दोनों बाप बेटा 10 किलो अनाज लेकर घर आ गए। 10 किलो अनाज को देखकर आशु बहुत खुश हुई। अब वो आधे से भी ज्यादा अनाज बचा लेती थी और बाकी बचे हुए को पक्का लेती थी। ये सिलसिला 8 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। अब आशु ने काफी अनाज इकट्ठा कर लिया था। फिर एक दिन वो अपने शूहर और सिसर से बोली,
आज के बाद आप लोग राजा के यहाँ काम करने नहीं जाओगे। कब तक आप दोनों मजदूरी करते रहोगे? मजदूरी से हमें सिर्फ 2 वक्त का खाना मिल सकता है और कुछ भी नहीं। अगर बेटी हम मजदूरी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? इस तरह से तो हम भूखे मर जाएंगे। आप लोग फिक्र मत करो। आपको राजा जो अनाज देते हैं, मैंने उसमें से आधे से ज्यादा अनाज बचा लिया है। इस तरह मैंने काफी अनाज बचा कर इकट्ठा कर लिया है। अब आप लोग बाजार में कोई दुकान खोल लो और उसमें अनाज बेचने का काम शुरू कर दो। खुदा ने चाहा तो कुछ ही दिनों में हमारा कारोबार अच्छा चलने लगेगा। ठीक है बेटी, मैं आज ही बाजार में कोई दुकान देखता हूँ और फिर कल से हम अनाज बेचना शुरू कर देंगे। जमील ने बाजार में एक दुकान किराए पर ली और अगले ही दिन अनाज बेचना शुरू कर दिया। मेहनत, ईमानदारी और खुश अखलाकी के सबब कुछ ही दिनों में उनकी दुकान खूब चलने लगी। ग्राहकों की भीड़ हमेशा दुकान के सामने लगी रहती थी, जिससे जमील बेहद खुश था। हर रोज जब वो दुकान से घर लौटते तो अपने घर के लिए कुछ न कुछ जरूरी सामान जरूर लेकर आते। एक दिन आशो अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी उसकी नजर कोने पर पड़े एक सोने के हार पर पड़ती है। सोने का हार देखकर आशो की आंखें हैरत से फुट्टी रह जाती है। आशो जल्दी से हार को उठा लेती है और उसे घर में ऐसी जगह रख देती है जहां किसी की नजर न पड़ सके। उसी दिन पूरे इस्लाम नगर में राजा के सिपाहियों ने ऐलान किया, सुनो ए लोगों, जरा गौर से सुनो। एक चील रानी का सोने का हार लेकर उड़ गई है। जिस किसी इंसान को वो सोने का हार मिल जाए, वो हार को राजा को लौटा दे। इसके बदले राजा इस शख्स को मुंह मांगे इनाम देंगे। रानी के हार की खबर पूरे नगर में जंगल की आग की तरह फैल गई। हर गली, हर चौपाल पर बस उसी की चर्चा थी। लोग हैरान थे कि कीमती हार आखिर गया कहाँ। जब ये बात आशु को मालूम हुई तो उसने दांस्ता तौर पर खामोशी अख्तियार कर ली। इसने किसी से हार का जिक्र नहीं किया, इसलिए राजा को अभी तक रानी का खोया हुआ हार नहीं मिल सका था। राजा बेहद परेशान था। इसकी पेशानी पर फिक्र की लकीरें गहरी हो रही थी। आखिरकार इसने मंत्री को बुलाया और गुस्से से बोला, वजीर हार के बारे में कुछ पता चला या नहीं? महराज, अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन हार की तलाश जारी है। पूरे नगर में फौरन ऐलान करो कि रानी का हार अब तक नहीं मिला। जो कोई भी उसके बारे में कोई मालूमात फराहम करेगा, उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा। मंत्री सिपाहियों से दोबारा पूरे इस्लाम नगर में ऐलान करवा देता है। अगले दिन आशो अपने सिसर और शूहर से कहती है, मैंने सुना है रानी का हार चील लेकर उड़ गई है और जो भी शख्स इस हार को तलाश करके राजा को देगा, राजा उसे मुंह मांगे इनाम देंगे। कहीं राजा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं बेटी, महाराज कभी झूठ नहीं बोलते। वो जो भी वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। राजा को नजूमियों ने बताया है कि हार किसी के घर के आगे पड़ा हुआ है। अबाजी, निजोमी सही कहते हैं। हार हमारे घर के आगे पड़ा हुआ था। अब रानी का हार मेरे पास है। आप राजा को ये हार ले जाकर दे दो। जमील आशो से हार ले लेता है और जाकर राजा को दे देता है। रानी का हार देखकर राजा बहुत खुश होता है। इसके बाद राजा जमील से कहता है, जमील, हम तुमसे बहुत खुश हैं। जैसे कि वादा क्या था, अब जो भी तुम हमसे चाहोगे भला किसी झिझक के मांग लो। हम तुम्हें देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। महाराज, मैं आपसे और क्या तलब कर सकता हूं? आपके एहसानात तो पहले ही हम पर बेशुमार हैं। ये तो बस मेरा फर्ज था जो मैंने अदा किया। जमील, मैं जानता हूं कि तुम एक निहायत ईमानदार और सच्चे इंसान हो, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ तो जरूर मांगना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी ईमानदारी का सिला देना चाहता हूं। महाराज जी, आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं पहले अपने घर पर मशवरा कर लूं, इसके बाद आपको बताऊंगा। ठीक है जमील, तुम अपने घर वालों से मशूरा करके मुझे कल तक बता देना। इसके बाद जमील अपने घर चला जाता है। घर आकर वो आशु से कहता है, बेटी, महाराज मुझे इनाम देना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि मैं घर वालों से बात करके बताऊंगा। आपने बहुत अच्छा किया अबाजी। अब आप राजा से कहो कि महाराज, अगर आप मुझे थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा दे दो तो उस पर हम खेती करके अपनी और अपने घर वालों का गुजारा सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बेटी, जैसा तुम कह रही हो मैं महाराज से वैसा ही कह दूंगा।
अगले दिन जमील राजमहल पहुंचकर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा जमील से बोला, कहो जमील, घर वालों से क्या मशूरा करके आए हो? महाराज जी, अगर आप मुझे थोड़ी सी जमीन दे दें तो मैं उस पर खेती करके अपने खानदान का गुजारा कर सकता हूं। फिर मुझे और मेरे बेटे को मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जमील, मैं आज ही तुम्हें 5 बीघा जमीन दिलवा देता हूँ। मेरी दुआ है कि तुम इस जमीन पर मेहनत और ईमानदारी से खेती करके कामयाबी की नई राहें खोलो और जिंदगी में तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचो। फिर राजा मंत्री से कहकर जमील को 5 बीघा का जमीन दिलवा देते हैं। अब जमील दिन रात खेत में मेहनत करता है और कलीम अनाज की दुकान चलाता है। कुछ ही दिनों में वो बहुत मालदार हो जाते हैं। फिर कलीम एक बहुत ही शानदार घर खरीद लेता है। अब उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। उस तरह कलीम की बीवी की समझदारी और चालाकी से उसके गरीबी के दिन कुछ ही दिनों में अमीरी में बदल जाते हैं। तो हाँ दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें